बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में पाकिस्तानी मईशत की बात करेंगे, जिसकी बहाली और इस्तेहकाम के लिए हर कोई कोशिश करता भी दिखाई दे रहा है और दुआ गो भी है, और अब इसमें बहाली मुमकिन होती हुई दिखाई भी दे रही है। कुछ अरसे कबल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी मईशत, जिसकी डोर हमने देखा कि IMF के हाथ में है। पाकिस्तान में कितनी महंगाई होगी, महंगाई बम गिरेंगे नहीं गिरेंगे, या ये मईशत का पहिया बहाली की जानिब जाएगा नहीं जाएगा, ये सब जो था सब कुछ डिपेंड कर रहा था IMF की मर्ज़ी और शराइत पर। अब IMF की शराइत जो हम मुसलसल माने जा रहे हैं और उनको पूरा करने की कोशिश भी करें, वो अहदाफ वो टारगेट्स जो IMF की जानिब से दिए गए थे उनको पूरा करने में हम जो है वो कामयाब होते भी दिखाई दिए हैं। तो आने वाला वक्त किस तरह से मौशी बहाली की तरफ जा रहा है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर निगरान हुकूमत की बात करें तो निगरान हुकूमत ने IMF को मुतमईन करने के लिए मुतादिद इक़दामात भी किए और बिल आखिर आलमी मालियाती फ़ंड को मुतमईन करने में कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन इस इत्मीनान को बरकरार रखने के लिए अभी बहुत सा सफ़र तय करना बाकी है। अब निगरान हुकूमत जिस तरह से ये बात कर रही है, और जो है हमारे सामने निगरान वफाक की वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर के भी बयानात सामने हैं, और वो भी यही कह रही हैं कि हम खुश हैं कि IMF के हम तमाम तर अहदाफ कामयाबी के साथ जो है वो मुकम्मल किए हैं और IMF को मुतमईन भी कर पाए हैं। लेकिन आगे वाला वक्त कितना मुश्किल है, कितना टफ है, क्योंकि इस तसलसल को, इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखने की भी ज़रूरत है। तो क्या सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मौशी बहाली मुमकिन हो सकती है, मौशी इस्तेहकाम आ सकता है या नहीं? ये है हमारा बुनियादी सवाल जो हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़ाएंगे और उनसे जानेंगे क्या आने वाला वक्त ज़्यादा मुश्किलात को दावत दे रहा है। IMF की शराइत को हम मुकम्मल तौर पर मान रहे हैं, वो अहदाफ जो उनकी तरफ से दिए गए थे उनको मुकम्मल भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने देखा कि हमने बहुत टफ टाइम का सामना किया। क्या ये तसलसल बाकी रहेगा या इसमें भी रिलीफ मुमकिन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये जानेंगे हम अपने मेहमानों से। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे आपको। सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से अभी बात हो रही है कि IMF की तजावीज़ पर उनके जो टारगेट्स थे उनको हमने अचीव कर लिया और उन पर हमने अमल दरामद भी किया, लेकिन इस तसलसल को बरकरार रखना ज़रूरी कहा जा रहा है, तो आने वाला वक्त कितना मुश्किल हो सकता है, या इसमें आवाम के लिए भी कोई रिलीफ देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने IMF के हवाले से बात की है, तो आपको पता है कि IMF के हवाले से अगर आप पर कैपिटा इनकम बेसिस आपके अपने निकालें तो पाकिस्तान जो है वो 161 नंबर पे है इन GDP नॉमिनल में, और 138 पोजीशन है इसकी PPP के हिसाब से GDP की जो। अब इसमें पिछले 2 साल में जो इकोनॉमी में डाउन ट्रॉडन लूप आया था वो आपके सामने गुजरा, और इकोनॉमी में बहुत बेसिक इकोनॉमी आपकी रिलेट करती है एक आपके एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। दूसरी बात होती है जो कर्जे आपने देने होते हैं, कर्जों की किस्तें जो आपने देनी होती हैं। फिर आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है जिसके ऊपर आप खड़े हुए होते हैं, वो कितना होता है, उसमें से कितनी किस्तें निकलनी है। अब असल में तो हमारे पास जो कुछ हो रहा है वो हमें मिलता है, तो हम उसमें से किस्तें देते हैं। बिल्कुल। और उस इकोनॉमी की मेरी नज़र में इस किस्म की इकोनॉमी की 2 फेसेट हैं। एक फेसेट वो है जो आप इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आपने कर्ज किसी से लिया है, चाहे आपके बैंक, आपने वर्ल्ड बैंक से लिया है, आपने IMF से लिया है, या और डोनर अदारों से लिया है, डोनेशन लिया है, कर्ज लिया है। दूसरा ये कि कितना कैपिटल आपके पास, जो आपके बैंक्स हैं उनके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, और उसके लिए आपको कितने नोट छापने पड़ रहे हैं, या कितना आपने उस इकोनॉमी को बैलेंस में रखना है। तो इस तमाम चीज़ों में 2 तरीक़े कार, जो एक तो होता है जो आपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस में, अगर दूसरा ये उस इकोनॉमी का फ़ायदा जो है वो आम आदमी को किस तरीक़े कार से पहुँच रहा है। तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन तो आप IMF के कर्जे, IMF की शराइत मांग के पूरी कर लेंगे, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह आप कुछ करेंगे, कर्जा आएगा, 700 मिलियन आएगा, 800 मिलियन किस्त आएगी, उसमें से आप किस्त पे कर देंगे। फिर आप आके उधर ही अपना एंड ऑफ द सर्कल खड़े हो जाएंगे। सोचने की बात इस वक्त ये है, बल्कि पिछले 18 महीनों से या
पिछले जितने सालों से, कि आम आदमी को इस इकोनॉमी का जो IMF आपको पैसा दे रहा है या जो ऑब्लिगेशंस आप ले रहे हैं, आप कहते हैं कि आपने तमाम बेंचमार्क्स, वो बेंचमार्क्स क्या है? उस बेंचमार्क का असर एक आम आदमी की जिंदगी पे क्या पड़ रहा है? एक आम आदमी जिंदगी, क्या वो उससे बेनिफिट ले रहा है या वो डूबते से डूबता जा रहा है? तो अगर आप उस चीज को ले गए कि तो आम आदमी क्या, मीडियोकर आदमी, मीडियम इनकम ग्रुप, सिर्फ वो लोग जो कोई करप्शन से या कोई ठेकों में पैसा कमाते हैं या किकबैक से पैसा कमाते हैं, या वो लोग जो उनके पास बहुत पैसा है, और पाकिस्तान में 1200 अरब लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है जो उन्होंने इसके कहते हैं अलावा हमने सर, जिस तरह बिजनेस से से आप कह रहे हैं आम आदमी को कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अजीम चौधरी साहब, जिस तरह से अभी बात हो रही थी और मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत को अगले 3 से 4 साल तक IMF की ज़रूरत रहेगी, तो क्या हम आने वाले वक्त में भी IMF के चुंगल से बाहर नहीं निकल सकेंगे या हम निकलना नहीं चाहते? बहुत शुक्रिया आपका। 75 बरस में हम 23 दफ़ा IMF के पास गए और चंद प्रोग्राम हम पूरे कर सके, अदरवाइज हम प्रोग्राम पूरा नहीं कर सकते, हम रास्ते में छोड़ देते। जब तक हम IMF के पास जाते रहेंगे, हमें IMF की डिक्टेशंस पर अमल करना होगा। सूरत से दीकर हमें कर्ज ना सिर्फ ना IMF देगी, ना दुनिया के बाकी इदारे देंगे, ना दूसरे ममालिक हमें पैसे दे सकेंगे। इन हालात में मेरी मालूमात के मुताबिक अगले बरस हमें तकरीबन, मतलब अगले 2 बरस में हमें तकरीबन $40 अरब वापस करने हैं। हमारे पास $40 अरब वापस करने की कैपेसिटी है ही नहीं, मासवा इसके कि हम मजीद कर्ज लेंगे और उन पैसों को वापस करने का कोई सबील करेंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के अंदर हम अपने वसाइल को रीऑर्गेनाइज करें और उनको ऑर्गेनाइज करने के नतीजे में हम ये कोशिश करें कि हमारा GDP बढ़ जाए। अगर हमारा GDP बढ़ गया तो फिर हमें बेहतरी नज़र आती है, लेकिन हम इस बात को भी ज़रा जहन में रख लें कि परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ के दौर में कौमी असम्बली और सेनेट ने कानून पास किया था कि हम अपने GDP का सिर्फ 65% तक कर्ज ले सकेंगे और इससे ऊपर लेना खिलाफ वर्जी होगी कानून की। लेकिन हम तो 110% के करीब चले गए हुए हैं और मुझे ये इम्कान नज़र आता है कि अभी मज़ीद हमें कर्ज लेने की ज़रूरत होगी, जिसके नतीजे में IMF की डिक्टेशन और सख्त होंगी। हमें मालियाती डिसिप्लिन को हमने तबाह बर्बाद कर रखा हुआ था, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हमें अमीरों को और रईसों को और टेक्सटाइल मिलों को और पता नहीं किस किस को जो हम देते हैं सब्सिडीज़, वो सब्सिडीज़ हमें बंद करनी पड़ेंगी। हमें गरीब से पैसे लेके अमीर को देने का रुझान ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम ये करेंगे तो हम सर्वाइव कर सकेंगे। बसूरत दीगर हम जब कभी भी ऐसा कोई काम इससे हट के करेंगे, हम फिर डिफ़ॉल्ट के करीब होंगे, क्योंकि हमारे पास ज़र मुबादला जो है उसके ज़खायर हमेशा ही कम रहे हैं और हमें दूसरे मुल्कों से और दूसरे इदारों से कर्ज से निजात हासिल करने के लिए अपने वसाइल को पैदा करना चाहिए। ठीक हो गया अजीम चौधरी साहब, आपका भी ओपिनियन आ गया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम IMF के चुंगल से निकलना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी प्रोडक्शन को बेहतर बनाना होगा, हमें अपने तमाम पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी होगी कि हम गरीब से पैसा लेके अमीर को जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें हम किस तरह से जो है वो रोकथाम कर सकते हैं, हम किस तरह से अपनी इकॉनमी को बेहतर बना सकते हैं। हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ पर गौर करना होगा। क्या आपको लगता है कि हुकूमत ये चाहती है, या फिर हमें यही पता है कि जब हम मुश्किल में आएंगे तो IMF हमारी मदद करेगा और उसके बाद जितने मर्जी वो मुश्किल अहदाफ दे हम उसको किसी ना किसी हद तक पूरा कर लेंगे? देखिए, ये जहाँ तक आपने बात की क्या हुकूमत चाहती है, जो मौजूदा हुकूमत है उसने कुछ इक़दाम तो लिए हैं, लेकिन माजी का अगर आप पैटर्न उठाएं तो वो इसी तरह है। आपकी इकॉनमी 2 चीज़ों पे चलती है, बाहर से एड पर, और दूसरा जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स करते हैं। ये 2 खुसूसियात हैं आपकी इकॉनमी, जिसने आपकी इकॉनमी को बिठाया है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब और चौधरी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ मैं उसमें ये इजाफ़ा करना चाहूँगा कि देखें, पहले हमें समझना होगा कि जो ओवरऑल दुनिया के अंदर जो इकनॉमिक क्राइसिस आया है कोरोना की वजह से, और फिर जो वॉर यूक्रेन के अंदर हुई जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ी, अरब इज़राइल वॉर की वजह से अभी आप देख रही हैं वो भी एक मसला अपनी जगह के ऊपर है। फिर हमने फ्लड देखा 2022 का, जिसकी वजह से फूड का शॉर्टेज हुई, हमारा जो एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर था वो बुरी तरह से मुतासर हुआ। उसके बाद जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नज़र आई, ये वो काज़ज़ थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ इकनॉमिक मेल्टडाउन आपको नज़र आता है।
لیکن حکومت کی بہتر پالیسیز کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شرح نمو تھی جو کہ 0.5 پہ کھڑی تھی اب وہ 2.5 پہ آنے کا اس کے زیادہ تر امکانات آپ کو نظر آتے ہیں، اور جو خسارہ ہے بجٹ کے اندر وہ بھی کم سے کم انہوں نے کر لیا ہے۔ البتہ اب میں آپ کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں جتنا فیکٹس بریگیڈیئر صاحب اور چودھری صاحب نے رکھا کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کے بغیر آپ اپنی اکانومی کو آگے نہیں بڑھا سکتے، چونکہ جو اسٹرکچرل امپیریلزم ہے جو دنیا کے اندر اسٹرکچر قائم ہے اس میں پیریفرل نیشنز کو ڈیپینڈنٹ رکھا جاتا ہے۔ اس سے نکلنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ کہ سیلف ریلائنس کی پالیسی، اور سیلف ریلائنس کی پالیسی جس طرح چودھری صاحب نے کہا انہوں نے چند چیزیں آپ کو بتائیں، اس کا مطلب ہے ریفارم، کمپریہنسو ریفارم، ایک اکانومی کے اندر، پالیٹکس کے اندر، سوسائٹی کے اندر، کیونکہ یہ سارے ایک دوسرے کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا آپ کو اپنی ڈپلومیسی کے اندر ایکٹیویزم لانی ہوگی، چونکہ دوسرا اس سے طریقہ یہ ہے کہ پیریفرل نیشنز کے ساتھ ہارمونی آف انٹرسٹ پیدا کریں اور ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی کے ذریعے اپنی اکانومی کو بوسٹ دیں، جو پاکستان کے ایجنڈا میں بھی ہے کہ ہم جیو پالیٹکس سے زیادہ جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے، اور کنیکٹیوٹی ہمارا جو ہے وہ مشن تھا ہماری فارن پالیسی کا۔ تو لہٰذا انٹرنلی ہمیں ریفارم کرنا ہوگا ہر شعبے کے اندر، اور ایکسٹرنلی اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو ایکٹیویٹ کر کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ ہارمونی آف انٹرسٹ رکھنا ہوگا اور ٹریڈ کو بڑھانا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا اوپینین آ گیا ہے۔ ذرا پبلک پول کو بھی اس بنیادی سوال کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں، کیا سیاسی استحکام کے بغیر صرف IMF کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے معاشی ترقی ممکن ہے؟ صرف 17% کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، جبکہ 83% اس کی نفی کر رہے ہیں۔ کیا سیاسی استحکام کے بغیر صرف IMF کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے معاشی ترقی ممکن ہے؟ 17% ہاں میں جواب دے رہے ہیں، جبکہ 83% اس بات کو نہیں مان رہے۔ ناظرین ہمیں بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، اسٹے ود۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کا تذکرہ کریں گے، جس میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی بات کی، فلسطین اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی جو خبریں آ رہی ہیں ان کی ملاقات کے حوالے سے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی وہ کمنٹ نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سیاسی امیدواروں پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتے، یہ بھی ان کا کہنا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا جس امداد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، امریکی سفیر نے جس امداد کا اعلان کیا ہے اس کو انہوں نے دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لیے 4 نئے پروگرامز کے اعلان کی حمایت میں کرتا ہوں، اور بلوچستان پولیس کی سپورٹ اور تربیت کی جائے گی۔ پولیس ٹریننگ سکولز کے لیے $4 ملین بھی دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امداد کا تعلق برسوں سے جاری تعاون سے ہے۔ اب جاننا ہم اپنے مہمانوں سے یہ چاہیں گے کہ امریکی تربیت سے پولیس کی کارکردگی میں کتنی بہتری آئے گی، نہیں آئے گی، یا پھر امریکی مداخلت پاکستان کے لیے کس قدر سودمند اور فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ اس پر ہمارے مہمان کیا اوپینین رکھتے ہیں انہی سے جان لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جس طرح سے ابھی امریکہ کی جانب سے 4 نئے پروگرامز کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان پولیس کی سپورٹ اور تربیت کی جائے گی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے اندر جو ٹریننگ کے سٹینڈرڈز ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہوں چاہے وہ پیراملٹری فورسز کے ہوں، وہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ورلڈ سٹینڈرڈ کے ہیں تمام، جو آپ نے لاہ عمل، جو سیلیبائی اور جو چیزیں سیٹل کی ہوئی ہیں، جو ایمز اینڈ آبجیکٹیو سیٹل کی ہوئی۔ ابھی امریکن پولیس کی ٹریننگ ایک بالکل مختلف طریقہ کار سے ہوتی ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی صرف ٹریننگ جو ہے وہ پولیس کے اندر نہیں بلکہ انڈیپینڈنٹ پروجیکٹس کے طور پہ بھی کی جاتی ہے۔ ویسے تو ٹریننگ کوئی بھی دے، ہمیشہ ٹریننگ جو ہے وہ بینیفیشل ہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو چیز لیک کرتی ہے ٹریننگ کے اندر، خاص طور پہ جب پولیس کی بات کرتی ہے، پولیس کی ٹریننگ کی بات کرتی ہے، جیسے میں آپ سے ایک چیز یہاں پہ سبسڈری کہتا چلوں گا کہ پاکستان میں وار اینڈ ٹیرر میں IED سے بڑی کیجویلٹیز ہوتی ہیں، پرووائڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان آرمی کوئی اسکل یا کوئی پروفیشنل ٹریننگ میں لیک کرتی ہے۔ پاکستان آرمی کی کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹریننگ بہت ورلڈ کلاس کی ٹریننگ ہے، ہم باقی ملکوں کو ٹرین کرتے ہیں۔ جو یہ IED ایکسپلوسیو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ پروجیکٹ وہ اکوپمنٹ، جیسے امریکن فورسز جب یہ کام کرتی تھی تو جب وہ گراؤنڈ کے اوپر چل رہی تھی تو ان کے آگے ایک پلاو نما گاڑی چلتی تھی جو سینسٹائز ہوتی تھی اور جو IED کو ڈیٹیکٹ کرتی تھی اور اس کو نیوٹرلائز کر دیتی تھی۔ اب اسی چیز کو آپ دیکھیں تو وہ امریکن فورسز میں IED کی کیجویلٹیز اتنی نہیں ہوتی تھی۔
ہمارے ہاں پولیس کی ٹریننگ میں یا ان چیزوں جو چیز وہ ہے اکوپمنٹ، وہ ہے میٹیریل، وہ ہے ریسورسز. اگر آپ وہ ریسورسز میٹیریل چیزیں دے دیں اور اس کے ذریعے آپ کو اپنی ٹریننگ کو جو لیٹسٹ طریقہ کار ہے جس میں ڈیجیٹل ٹریننگ بھی ہے، جس میں آن لائن ٹریننگ بھی ہے، اور جس کے اندر گیجٹ ٹریننگ یعنی ٹیکنیکل گیجٹس کی ٹریننگ کہ ان کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. جس طرح آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں گی تو وہاں ٹریفک کا نظام جو ہوتا ہے وہ ایک کمانڈ کنٹرول سینٹر میں بیٹھ کے مانیٹر کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے پولیس روڈ پہ نہ ہو رہی ہو. ہمارے ہاں روڈ پہ پولیسنگ زیادہ ہے، جب اس کو آپ نے سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے ٹیکنیکلی گیجٹ وہ لیک کرتا ہے. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ امریکنز اگر کوئی آ رہا ہے، میں آئی ول ناٹ ریکمینڈ کہ امریکنز آ کے ٹریڈ کریں، بیکاز پھر وہ اپنے جراثیم بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا. وہ اپنے اس کے اندر وہ پھر اپنے ایسٹس کریٹ کرتے ہیں، وہ پھر اپنے ان کے اندر ان کے اپنے ایسٹس کلٹیویٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کی عادت ہے کہ امریکن ٹریننگ کے میتھڈالوجی میں بیس پہ سی آئی اے کی ٹریننگ بھی آتی ہے. اور بلوچستان بڑا سینسیٹیو علاقہ ہے. بلوچستان کے اندر آج بہت ساری آپ کو پتہ ہے جتنے وہاں پہ آج کل حملے ہو رہے ہیں دہشت گردی، اس سب میں امریکن اکوپمنٹ استعمال ہو رہا ہے، لیزر گائیڈر استعمال ہوتے ہیں، تھرمل امیجر استعمال ہو رہے ہیں، امریکن آرمی کے اپنا ہیلمٹس استعمال ہو رہے ہیں. تو میں یہ اگر وہ اکوپمنٹ ہم خرید ان سے لیں اور وہ پیسہ اکوپمنٹ اور اس کو کھا نہ جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ بھی آج کہ ہم جوانوں کے ٹی اے ڈی اے بھی پولیس میں لوگ کھا جاتے ہیں، جو اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان تک ٹی اے ڈی اے تک نہیں پہنچتے ان لوگ کے. تو اس کو بڑا اسکروٹنائز کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ٹریننگ کے اسٹینڈرڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پیسے دینا چاہتے ہیں تو ایک ویلکم اسٹیپ ہے. لیکن اس میں ہمارے اندر بھی بہت سارے ریسورسز ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، وہ اس ٹریننگ تک پہنچتے نہیں ہیں. صحیح، بس یہ چیز. ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، آپ کا کمنٹ آ گیا. سر کنٹینیو کریں گے. عظیم چودھری صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ اب ایک جانب تو ہم پولیس ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں، اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا. دوسری جانب سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں ہم امریکی مداخلت دیکھتے ہیں، امریکی مداخلت کی گونج سنائی دیتی ہے ہر طرف. سر اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا پلیز. بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا، پھر تو ہم جواب دینے کی. کیا ہمیں پاکستان کے فوراً بعد ہم نے دنیا بھر میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس بلاک میں اور اس ملک کی ساتھ چلیں گے جو ہمیں پیسے دے گا اور ہماری حفاظت کا بندوبست کرے گا. ہمیں پیسے فوری تو نہیں ملے، کچھ عرصے بعد ملے اور امریکہ سے ملے 3-4 سال کے بعد، اور ہم وہیں کے ہو کے رہ گئے. پھر ہم بغداد پیکٹ پہ چلے گئے، سیٹو سینٹر میں چلے گئے. ہماری جان نہیں چھٹ رہی اب تک. ہماری فوج کا بہت سارا اسلحہ، تقریباً پہلے سارا ہی اسلحہ وہیں سے آتا تھا، اور ہم خود تو کچھ بناتے نہیں تھے. اب ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، جہاز بھی بناتے ہیں، ٹینک بھی بناتے ہیں، گن بھی بناتے ہیں. تو ہماری بہت ساری جان ان سے چھٹ گئی. لیکن وہ پاکستان میں کیونکہ اس کی اسٹریٹجک ریزنز کی وجہ سے، پرٹیکولرلی بلوچستان میں ان کی دلچسپی 1951 سے ہے. اور 1951 میں انہوں نے جیولوجیکل سروے بھی کیے تھے، جبکہ گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا. ہم نے اس کے بعد اس کو واپس لیا. تب بھی وہ گوادر پر جمائے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ گوادر پر پوری طرح قابض ہو سکے. اب وہ پولیس کے ذریعے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کو پولیس کی ٹریننگ جو ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اب سے بہت سارے نظام موجود ہیں، ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امریکی مداخلت بلوچستان میں رک جائے، اور ہم جو انویسٹیگیشن پرانے طریقوں سے کرتے ہیں اس کو ذرا بدل کر ہم جدید سائنٹیفک طریقوں سے انویسٹیگیشن شروع کر دیں. اور ہمارا انویسٹیگیشن کا جو ادارہ ہو پولیس کے اندر ہی، وہ پولیٹیکلی پاک صاف ہو، اس پر پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو. اگر پولیٹیکل انفلوئنس اور سرداری نظام کا انفلوئنس نہیں ہوگا تو انویسٹیگیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہمیں لیبس کی ضرورت ہے، ہمیں امریکن سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں امریکن انویسٹیگیشن کی ضرورت تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں ٹریننگ کے لیے امریکہ سے کچھ نہیں چاہیے. پاکستان کی فوج ٹریننگ بہت اچھی دے سکتی ہے. پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج میں شامل ہوتی ہے، اور یہیں سے ہم ٹریننگ کے ہتھیار چلانے کی اور باقی معاملات کی. معاملہ ہے انویسٹیگیشن کا، اور معاملہ ہے امریکی اس اثر کا جو وہ اپنا چھوڑ کے جائیں گے اور اپنے لوگوں کو کلٹیویٹ کریں گے اور ان کے ذریعے تقریب کاری کروائیں گے. کراچی میں آپ دیکھ لیجئے کس طرح ایک انڈر ٹرینڈ ڈی ایس پی صاحب جو ہیں وہ ڈاکے مارتے پھر رہے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اپنی کالی بھیڑوں کو ہمیں نکال کر باہر پھینکنے کی ضرورت ہے. ہم تطہیر کا نظام خود قائم کر سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پولیس میں تطہیر کرنی ہے
तो सबसे पहले जो पोलिटिकली मोटिवेटेड पोस्टिंग ट्रांसफर और उसमें भर्ती होती है उसको रोक दिया जाए। ठीक हो गया। अजीम साहब, आपका भी कमेंट आ गया है। डॉक्टर मुनव्वर सर, क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका जिस तरह से बात कर रहा है, वो सपोर्ट की बात करता है, इमदाद की बात करता है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि इसकी असलियत क्या है। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में डायरेक्ट मुदाखलत है। सर, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अब ये जो 4 नए प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि आगे आने वाला वक्त क्या होगा या किस तरह से अमेरिका मुदाखलत करना चाह रहा है, सिर्फ एक तरीक़ाकार है कि हम इमदाद या सपोर्ट करें, अब पाकिस्तान किस तरह से इसको रेजिस्ट करे, कैसे इसमें जो है मुदाखलत को मना करे? क्या हमारी ये पोजीशन है, हम कर सकते हैं? बड़ा अहम सवाल है। तकरीबन टॉपिक का आता तो ब्रिगेडियर साहब और चौधरी साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बात कर ली। बुनियादी तौर पे सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अमेरिकन्स किस हद तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ सिंसियर हैं। उसका अंदाज़ा आपको इससे लगाया जा सकता है कि जो स्ट्राइकिंग व्हीकल दी हैं डिफेंसिव फोर्सेस ऑफ इंडिया को, और $7 बिलियन का जो वेपन बगराम बेस के ऊपर छोड़ के गए हैं, जो अब BLA के हाथ के अंदर है, TTP के हाथ के अंदर है, जिसका जिक्र ब्रिगेडियर साहब ने कर दिया, तो इससे तो आपको सिंसियरिटी का अंदाज़ा होता है। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन थी, जिसका जिक्र चौधरी साहब ने किया, सिंसीटो एंड सेंटो को जो हमने ज्वाइन किया 1953-54 से लेकर, वो हमारी मजबूरी भी थी इनफैक्ट, लेकिन उसकी वजह से हमारी मिलिट्री मॉडर्नाइज्ड हुई। हमारा जो एयरफोर्स सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, और इसमें भी कोई शक नहीं कि हमने खुद इन्हिसारी पे चलते हुए कुछ चीज़ें खुद बना रहे हैं, और कुछ चीज़ें जब अमेरिकन्स ने या वेस्ट ने देना बंद की तो हम चाइना से ले रहे हैं। तकरीबन अब भी 40 से 45% जो हमारी वेपनरी है, उसके जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं, वो भी इस वक्त अमेरिकन्स के हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन्स का मफाद क्या है। उसकी तरफ ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त निशानदेही की, चौधरी साहब ने भी की। बुनियादी तौर पे जब ट्रेनिंग देते हैं तो अपना वर्ल्ड व्यू उनको एक्सपोज करते हैं, अपने एसेट्स बनाते हैं। और ये आपने देखा पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसकी एक दफ़ा फिगर भी आई थी, तकरीबन 20 से 22 हज़ार जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, और ये बड़ी सेंसिटिव बात है। अगर तो बलूचिस्तान जो कि सेंसिटिव है इस वक्त, और पाकिस्तान के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि CPEC उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक गवादर और बलूचिस्तान पीसफुल नहीं होता। और आपने देखा पिछले दिनों में डोनाल्ड ब्लूम साहब जो अमेरिकन सफ़ीर है, वो वहाँ पे उन्होंने विज़िट भी पे किया। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को आंखें खुली रखनी होंगी, अपने कान खुले रखने होंगे। लेकिन सवाल आपका जो सवाल था कि क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अमेरिकन मुदाखलत को रोक सकता है। माजी में हमने बहुत सारे फैसले नहीं माने, स्ट्रेटेजिक वेपन पे हमने नहीं माना, कश्मीर पे कंसिस्टेंट हमारी एक पॉलिसी रही है। इसी तरह अफ़गानिस्तान के हवाले से भी हमारी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। बहुत सारे इश्यूज़ पे हम बात नहीं भी मानते, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल कंसेंसस लाए, इकनॉमिकली अपने आप को ज़रा स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उसके लिए रिफॉर्म अगेन हमें देखना होगा। जो जब तक कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म नहीं लाएंगे, इंटरनल चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप आगे मूव नहीं करेंगे। बाहर देखना ज़रा कम कीजिए, पहले अंदर जो आपके अंदर पोटेंशियल मौजूद है आप उसको बरोकार लाएं। तो इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की किसी भी ताकत को रोक सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस खित्ते में अगर कोई इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस कोई पावर है तो वो पाकिस्तान है, और ये अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम देख रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, इस वक्त किस तरह से हम जो है ये रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत? देखें, ये थोड़ा सा इस पर तफसील टाइम चाहिए होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह दूं कि ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है, इकोनॉमिक जो आपको वीकनेस नज़र आ रही है, मेरी नज़र में ये आर्टिफिशियल है, और ये चुटकी से आप इसको हल कर सकते हैं। आपके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, और उसकी एक सिर्फ मैं आपको एम्पिरिकल एविडेंस दूं कि पाकिस्तान की जो रिकॉर्डेड आपकी इकॉनमी है, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, वो तकरीबन 300-350 बिलियन डॉलर की है। अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी आपकी $700 बिलियन, तकरीबन आप $1 ट्रिलियन इकॉनमी आपका हजम है। तो इससे अंदाज़ा कीजिए, इसी वजह से हमने डिफ़ॉल्ट भी नहीं किया। लोगों के पास सरमाया भी है, सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है। क्या अमरीकी तरबियत से पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी? ज़रा देखते हैं पब्लिक पोल इस हवाले से क्या है। 20% को ऐसा लगता है कि अमरीकी तरबियत से पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी आ सकती है, जबकि 80% ऐसा नहीं मानते हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, और अब तस्करा करेंगे इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी का। आपको बताएं कि अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जंग में वक्फे पर इत्तफाक हो गया है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग में 4 रोज़ के वक्फे पर इत्तफाक का मुआहिदा किया गया है, जिसके तहत फ़लस्तीनी मज़ाहमत ग्रुप 7 अक्टूबर से यरगमाल बनाए गए अफराद को रिहा करेगा। इसी के साथ अगर कतरी मीडिया की बात करें तो कतरी वजारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी का जो मुआहिदा है वो इंसानी बुनियादों पर हुआ है। अगर इसराइली वज़ीर आज़म के बयान पर नज़र डालें तो वो कहते हैं कि इसराइल अपना मिशन जारी रखेगा, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनका ओपिनियन जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब ये जंगबंदी का मुआहिदा जो तय पाया है, जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, 4 रोज़ के वक्फे की बात की जा रही है, क्या लग रहा है आपको? क्या इसके बाद हालात नरमी की जानिब जाएंगे? क्या इसराइल मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा, या जैसे कि वज़ीर आज़म इसराइल के कह रहे हैं कि इसराइल अपना मिशन जारी रखेगा, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी? ये बहुत बड़ा मजाक है इंसानियत के साथ, इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ, इवन अमेरिकन आइडियल्स के साथ जो उनके फाउंडिंग फादर्स ने बनाया था। मुझे तो हैरत है कि जो करंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने फाउंडिंग फादर्स के जो आइडियल्स हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई है, रिस्पेक्ट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात की गई है, जिसमें उनका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 गारंटी देता है, उसके ऊपर इट इज़ लाइक स्पिटिंग ओवर द ग्रेव ऑफ फाउंडिंग फादर्स। और फिर यूनाइटेड नेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पूरी दुनिया क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि क्या ये इदारा चल पाएगा, क्या ये नॉर्म बेस्ड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर चल पाएगा। इन्होंने बैठकर बड़े ममालिक ने आपस में मशवरा किया कि यार अब दुनिया से लान तान हो रही है, कुछ दिखाने के लिए कुछ न कुछ मुआहिदा करें, यानी 4 दिन का मुआहिदा। ये तो आप बात करिए, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा, अमेरिकन जो जर्नल है, जनरल पैटर्स, उन्होंने भी कहा ये हफ्ते जंग नहीं चलेगी, ये महीने जंग चलेगी। और जोशुआ की जो किताब है, इसमें रिलीजियस फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है जो प्रॉमिस्ड लैंड है उससे हमने बियॉन्ड जाना है। देखिए, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर सिंसियर हो जाए तो फिर उस सूरत में ये आसान है मसला हल करना। यूक्रेन की वॉर का भी, यूक्रेन की वॉर में देखें ना, आप यूक्रेन को ये गारंटी दें कि आप सिक्योर रहेंगे, और रशियंस को ये गारंटी देंगे कि नेटो की एक्सपेंशन नहीं होगी, और इकनॉमिक ट्रेड ईयू के साथ भी रहेगा और रशिया के लिए भी ओपन रहेगा, तो मसला हल हो जाता है। और यही मार्च 2022 के अंदर तकरीबन नेगोशिएशन करीब थे होने पे, और अमेरिकन ने उनको डीरेल किया। इसी तरह से फ़लस्तीन इसराइल के मसले में जो 1967 के हवाले से जो रेजोल्यूशंस हैं 5-6, जिसमें 1515 बड़ी मशहूर है, जिसने कहा है कि 1967 के बॉर्डर के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन की रियासत को आप कायम कर दें, जिसमें जेरूशलम जो है उनका कैपिटल हो, तो मसला तो हल है। चूँकि PLO ने जो पीस अकार्ड था 1993 में और बाद में इजिप्ट में वो साइन हुआ था, और उसके मुताबिक PLO ने और फ़लस्तीनों ने एक्सेप्ट किया था इसराइल की एग्जिस्टेंस को भी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मसला हल करने पे हो तो ये हो, लेकिन मसला ये है कि उधर क्रिश्चियन जो ज़ायनिस्ट हैं वो ज्यू ज़ायनिज़म को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि डीरेल हो ये सारा प्रोसेस। और इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि उनका लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इरोड होके रह गया है और एक नई दुनिया इमर्ज कर रही है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका ओपिनियन आगे। ब्रिगेडियर साहब, मुख्तसरन आपसे भी जानना चाहूँगी, अब ये जिस तरह से मायदा तय पाया है, 4 रोज़ के वक्फे की बात हो रही है, इसको कैसे देखते हैं, और क्या जंगबंदी से दोनों फरीकैन के दरमियान जंग से पहले की जो सूरत हाल थी वो वापस आएगी, मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे, या क्या होने वाला है? कि जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा वो टोटल ज़ियोनिज़्म पे, और जो क्रिश्चियन ज़ियोनिज़्म, और जो आपको पता है क्रिश्चियन ज़ियोनिज़्म जो है वो ज्यूइश ज़ियोनिज़्म से पहले का है, और ये आज की नहीं, ये 1894 से ज़ियोनिज़्म चला था। और उसके बाद जिस तरह बरतानिया ने कहा था कि हम मिडल ईस्ट के दिल में यहूदियों को आबाद करेंगे, और फिर यूके की आर्मी ने 1948 में 20,000 लोगों को मारा था, 1982 में शकीला में और शबरा में इजराइलियों ने 25,000 फ़लस्तीनियों को मारा। और अगर तो आप दुनिया का एक ये नई कोई ईजाद है जो कहते हैं कि ये मायदा इसलिए हुआ है कि होस्टेजेस रिलीज करने, आज तक आपने ऐसा मायदा सुना दुनिया में? इसराइल झूठ बोलता है, नेतन्याहू क्रिमिनल है, पूरी दुनिया जानती है क्रिमिनल है, जेनोसाइड हो रहा है, अपार्थाइड हो रही है। उनका एक प्रेसिडेंट है एहद बराक, उसने अभी रिसेंटली क्या कहा है? उसने कहा अल शफा के नीचे मोर्चे जो इजरायली आर्मी ने बनाए थे। तो अब इससे इसराइल का जो फेस है, इसराइल का जो अपना मैसेलेनी है नेतन्याहू, और जो बाइडन हिटलर है अमेरिका का, ये क्रिश्चियन ज़ियोनिस्ट और जो अपना ज्यूइश ज़ियोनिस्ट मिल गए
تو وہاں پہ امن نہیں آنا، اس لیے کہ ہم چپ ہیں، اس لیے کہ مسلمان چپ ہیں، بول نہیں رہے۔ کل سعودی عرب نے ایک بیان دیا محمد بن سلمان صاحب نے پہلی دفعہ کہ جو لوگ اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کریں وہ رکے، تو اسرائیل کو ہتھیار کون سپلائی کر رہا ہے؟ برطانیہ کا پرائم منسٹر جاتا ہے، اس کے جہاز کے اندر ہتھیار تھے، جو بائیڈن جاتا ہے اس کے جہاز کے اندر ہتھیار ہوتے ہیں۔ تو جب ہتھیار سپلائی کرنے والے زیونسٹ ہیں، کرسچن زیونسٹ ہیں، تو وہ کس طرح رکے گی یہ کلنگ؟ آپ نے دنیا میں ایسا اسٹوپڈ، ایسا کمینہ قسم کا معاہدہ، ایسا لو ڈاؤن معاہدہ کبھی سنا تھا جس میں کہا ہوگا یہ کیپٹیوز کو ریلیز کرنے کے لیے ہم جو جنگ بندی کریں؟ جنگ بندی تو جنگ بندی ہوتی ہے۔ بالکل بالکل بریگیڈیئر صاحب بجا فرمایا، وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم چاہ رہے ہیں عظیم چودھری صاحب کا بھی کمنٹ لے لیں۔ سر فرما دیجئے آپ اس معاہدے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ معاہدہ تو نہیں ہے، یہ تو جبر ہے، اور جبر جتنا ہو چکا ہوا ہے وہ تو ریاستی جبر ہے، تشدد ہے، دہشت گردی ہے، جینوسائیڈ ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی مسلمانوں نے یہ جو بات کہی کہ وہ ہتھیار دینا بند کر دیں، تو یہ تیل دینا بند کر دیں تو ان کا ناطقہ بند ہو جائے گا۔ پہلے مسلم ورلڈ خود تو ایک فیصلہ کر لے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ رک جائے اور ختم ہو جائے تو فلسطین کی جو ریاست ہے اس کے قیام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں سنجیدگی اختیار کرے۔ ادروائز امریکہ کا اپنا بیلنس جو ہے وہ بیلنس آف پاور امریکہ کا وہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور اسرائیل نے تو انشاءاللہ تباہ ہونا ہی ہے، اور ممکن ہے حماس ہی کے ہاتھوں ہو جائے، ان کے ہاتھوں نہیں ہوگا تو اگلی نسل کے ہاتھوں ہوگا، ہونا تو ہے۔ ٹھیک ہو گیا عظیم چودھری صاحب، آپ کا کمنٹ بھی آ گیا ہے۔ ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کیا جنگ بندی سے دونوں فریقین کے درمیان ایک ماہ سے زائد جاری کشیدگی کی فضا امن کی فضا میں تبدیل ہو پائے گی یا نہیں؟ 55% کو ایسا لگتا ہے کہ امن کی فضا بحال ہو جائے گی، جبکہ 45% ایسا نہیں مانتے ہیں۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے، اللہ نگہبان۔